हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस की। क्लैट यूजी 2024 के लिए क्लैट पॉइंट ने अपना एवेंजर बैच शुरू कर दिया है। क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारा विजेता बैच शुरू हो चुका है। आप इन कोर्सेज की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप इंडस्ट्री है, इस रीजनेबल प्राइस पे इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक बार जाइए डेमो क्लास देखिए, आप इन दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो बात करते हैं पहले तो न्यूज़पेपर की। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कोई खास ऐसे आर्टिकल नहीं आए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। तो आज मैंने दूसरे न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और आपका प्रिंट से दो आर्टिकल्स लिए हैं, फिर द हिंदू की जो कुछ आज की न्यूज थी वो हमने डिस्कस करी है। देखो आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ना, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है सीजीएम कोलोजियम सिस्टम वर्सेस जो है सीजीएम वर्सेस गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, एक ये देखेंगे। दूसरा ना अभी क्राउड मैनेजमेंट पे एक आर्टिकल देखेंगे। आप अभी कुछ दिन में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि स्टैम्पीड की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। फिर तीसरी हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोजियम सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट एक अभी टसल चल रहा है। तो ये पूरा मैटर क्या है ये हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखो मैं आपको उसका कंटेक्स्ट दे देता हूं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ना आपने सुना होगा कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ना सरकार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। अभी कोलोजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्लस अदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अदर 4 सीनियर जजेस का मिलके जो है वो कोलोजियम सिस्टम बनता है, ठीक है। इनके द्वारा सरकार को नाम रिकमेंड किया जाता है और सरकार को इनके नाम रिकमेंडेशन को आगे प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल के बाद अपॉइंट करना होता है। यहां पे सरकार चाहे तो एक बार ये कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है तो वो कोलेजियम सिस्टम को बोलेगी कि आप इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर कोलेजियम सिस्टम ने फिर से उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल कोलेजियम सिस्टम ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे क्या कहता है तो देखिए आर्टिकल 124 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन सही कर दूं, हाँ ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124 को मैं रीड कर देता हूं, आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। There shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India until Parliament by law prescribes a larger number of more than 7 other judges। तो ये देखो क्यों 7 लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना तब बेंच की स्ट्रेंथ ये होती थी। आज की डेट में कितनी है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा यहां पे ये लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज एंड सील आफ्टर। यहां पे ये वर्ड बहुत बड़ा है, कंसल्टेशन, और ये वर्ड अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ये बात लिखी हुई है। बट इस कंसल्टेशन वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। अब इसी को लेके सारा बवाल है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मतलब है वो सिर्फ ये है कि भाई आपको पूछना है, बट आप बाध्य नहीं हो जाते हो, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन से। वहीं कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई वो जो कह रहे हैं वही सुनना है। अब इस मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1950 जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से हो क्या रहा था, तब से ये हो रहा था कि भाई सरकार जो है वो आपकी पूछती कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ नाम जो आते वो सुनती, लेकिन सरकार को जो फाइनली नाम सही लगते वो उन नाम को अपॉइंट कर देती। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जज केस आया। क्या नाम आया? फर्स्ट जज केस। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जज केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का ये केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना आर्टिकल 124 में,
इसका मीनिंग बस पूछना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बाइंड हो जाती है। फिर देखिए क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक नया कहानी लेके आती है या नई स्टोरी क्रिएट होती है। कहानी इन द सेंस कि एक नई चीज आती है, एक नई थ्योरी आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कंसल्टेशन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको इनडायरेक्टली मानना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CGI +3 था या 2 था, ये चेक कर लेना। आई थिंक 2 था। CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएंगे गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 1998 में आपकी कोर्ट से फिर से रिकमेंडेशन मांगी, पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। तो थर्ड जज केस के अंदर जो है यहां पे आया कि CGI +4 अदर सीनियर जज। मैंने क्या बोला, यहां पे CGI +2 था या 3 था, चेक कर लेना, वैसे 99% 2 था। फिर 1998 में यहां पे बोला गया CGI +4 अदर जज जो हैं ये जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम गवर्नमेंट पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2015 में क्या होता है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये सही समय है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम की आपस में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जज बनेगा क्या बनेगा, इसको खत्म करते हैं और स्थापना करी जाती है किसकी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, NJAC की स्थापना होती है। अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी। पर जैसे ही NJAC आया था, फोर्थ जज केस के अंदर जो 2015 में ही था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था। देखो NJAC भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NJAC क्या है ये मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ NJAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये कहा गया था। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब चाहे वो कोई भी हो, ये फिक्स रहेगी ये पोस्ट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो पोस्ट से जो भी वो 2 सीनियर जज होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर यहां पे 2 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। One of the eminent person to be nominated from SC, ST, OBC minorities and women। तो ये NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ना हमारी इंडिपेंडेंस है और आप जो है उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज हमने समझी। अभी देखो प्रेजेंट में क्या मैटर है। प्रेजेंट में देखो मैटर मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ से होना चाहिए, जो भी जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं है, देखो और भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना कोलेजियम सिस्टम ने गवर्नमेंट को कुछ नाम भेजे हुए हैं जो उनको अपॉइंट करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे। देखो मैंने क्या बताया था, कोलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या ऑप्शन है, आप आपस से रिकंसीडर कर लो कोलेजियम सिस्टम। बट अगर कोलेजियम सिस्टम उस नाम को रिकंसीडर करके भी वही नाम भेज देती है तो सरकार को उन बंदों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सरकार यहाँ पे बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ही कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंट ये करती थी कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे तो वो प्रोसेस को डिले कर देती थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं करती थी, तब तक वो सामने वाले बंदे रिटायर भी हो जाते थे बहुत सारे। तो यहां पे सरकार को अभी डांट भी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आप नाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत न्यूज में है, और द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया था लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर था, तो आज हमने इसको देखा। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये कह रहे हो कोलेजियम सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बट इसको क्यों कर दिया जाए, कल को सरकार इंटरफेयर करेगी
तो फिर वो उनकी मनमानी से आएगा, फिर जजेस तो उनकी मनमानी से चलेंगे। तो देखो ये बात नहीं है कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जजेस बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए। आप ऐसी बहुत बार चीजें न्यूज में पढ़ोगे, इसको इस हेडिंग को पढ़ लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज। ये तो पास्ट की एक न्यूज है, बहुत पुरानी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट खोलेंगे ना, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमें से जजेस के फादर जज थे, या जो बच्चे हैं उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े बड़े लॉयर जो जज बन जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये काफी क्वेश्चन में आती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है, अपने मर्जी से चल रहा है। मतलब ये तथ्य दिए जाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम गलत है। पहला ये बोला जाता है कि असंवैधानिक है, अपने मर्जी से कर रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई से ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो वो डिसाइड कर देते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इसके बारे में आपको सुनने को अभी मिलेगा या मिल रहा है, और ये टॉपिक आई थिंक डिटेल में मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद अब हम जानेंगे क्राउड मैनेजमेंट के बारे में। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और प्रिंट तीनों जगह पे कवर था। क्या हुआ, अभी देखो रिसेंटली ना तेलुगु देशम पार्टी जो है, उनकी एक मीटिंग्स हो रही थी, उनके मतलब क्या बोलते हैं उसको, रैलीज हो रही थी। उसमें स्टैम्पीड मच गया। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच गया और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। बट सिर्फ इसी वजह से नहीं आया है। अभी रिसेंटली एक कंट्री का हमने पढ़ा था कि शायद क्रिसमस ईव पे लोग स्टैम्पीड की वजह से गुजर गए। फिर हमने कुछ दिन पहले एक स्टेडियम में देखा था कि इस तरीके की चीजें हुई थी। और आपको मैं एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई वेंट टू वृंदावन, तो वहां पे मैंने देखा कि जो वहां का जो मेन टेम्पल है, बांके बिहारी टेम्पल, तो मतलब बहुत छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और वो भी अभी मैं कोई सीजन में नहीं गया था तब इतनी भीड़ थी। जब बहुत सारे लोग जब सीजन में जाते हैं तो वहां बहुत भीड़ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भगदड़ मचे ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो वही स्टैम्पीड है। थोड़ा सा स्टैम्पीड के बारे में और जानते हैं। इसको हम क्राउड क्रश भी बोलते हैं, जब कम जगह पे काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। देखो आपका हार्ट जो है ना, उसको, आपका जो लंग्स है, इसको पंप करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। बट जब बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है ना, तो आपके लंग्स को स्पेस नहीं मिलता है, जिसके वजह से बहुत बार देखने को मिलता है कि दम घुट के भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर दो चीजें होती है जब भी भीड़ होती है, एक होती है वॉलेंट्री फोर्स और एक होती है इनवॉलेंट्री फोर्स। देखो जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, तो एक तो ये चीज होती है कि आप भीड़ में खड़े हो और जिधर भीड़ धकेल रही है आप भी उधर चले जा रहे हो। और दूसरा होता है कि जब किसी भीड़ वाली जगह पे थोड़ी स्पेस होती है तो आपका जिधर मन करता है आप उधर मूव करते हो। जैसे मेरा मन हुआ पीछे आया, मेरा मन हुआ आगे आया। पर जब भीड़ रहती है तो आप देखते हो कि आप अपने आप आगे चले जा रहे हो। दिल्ली मेट्रो इज एन एग्जाम्पल। तो ये होता है वॉलेंट्री फोर्स, एक होती है इनवॉलेंट्री फोर्स, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो बस वही है, टेक्नोलॉजी का यूज करें, थोड़ी सी प्रॉपर सिस्टम का यूज करें। जो स्टाफ होता है जो मैनेजमेंट के लिए वहां पे लगाए गए हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन बढ़ाएं। क्योंकि अभी ये आउटब्रेक क्यों होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी फोर्स वहां पे लगाई जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है। क्राउड बिहेवियर, क्राउड को भी थोड़ा जिम्मेदार करना चाहिए। अभी मोरबी में एक इंसिडेंट हुआ, तो इतने सारे लोग जब जा रहे थे तो लोगों को भी इतना समझदार होना चाहिए कि भाई ये लकड़ी है, जाना जाने कितने साल पुरानी है, अगर हम एक साथ इस पे चले जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझनी होगी, ठीक है। तो यही था। इसके बाद देखिए आगे न्यूज पे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीएम मूड्स सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी। देखो यार ये तो इनकी कहानी है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी ना एक नई चीज मैं बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। इन्फ्लेशन वहां पे 30% तक का हो चुका है। मतलब जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो 130 की मिल रही है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से अभी वहां की इकोनॉमी खराब है। एक तो रिसेंटली फ्लड आए थे वहां पे, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। दूसरा देखो सरकार जो है ना वहां की, वो बहुत इनस्टेबल है। क्या हो रहा है आप देख रहे हो,
इमरान खान आए, फिर कौन आया, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पता ही नहीं है। तीसरा जो है ना, श्रीलंका की तरह डेट ट्रैप इनका भी बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा इन्होंने भी उठाया हुआ है। चौथा देखो, ब्लैक लिस्ट में थे तो उस समय कोई लोन वोन नहीं मिल रहा था। इसके अलावा पुअर सरकार का मैनेजमेंट भी आप कह सकते हो कि एक बड़ा रीजन है, ठीक है। दूसरा ये कि डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च करती है आईएसआई, तो आईएसआई का कंट्रोल भी है। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है, आजकल में पढ़ भी लोगे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, गरीबी अलग लेवल पे चल रही है, जनता जो है बड़ी भुखमरी से परेशान है, और दीज आर सम मेजर रीजन जो मैंने शॉर्ट में बता दिया है। कभी एडिटोरियल आएगा तो डिटेल में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटी ब्लैकलिस्ट लश्कर मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। आई थिंक ये हाफिज सईद के भाई हैं और इनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है फाइनली। चाइना ने इनका नाम पहले होल्ड कर दिया था, बट अब चाइना ने जो है अपना ये होल्ड इसके ऊपर से हटा लिया है। अभी 4 और नाम है जो भारत चाहता है ब्लैकलिस्ट करवाना, चाइना ने उस पर भी होल्ड लगा रखा है। वी होप चाइना जल्द से जल्द उससे अपना होल्ड हटा ले। वही आर्टिकल यहां भी एडिटोरियल में कवर है, ये टेररिस्ट वाला। कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। वियतनाम प्रेसिडेंट रिजाइन्स अमिड मेजर एंटी करप्शन पर्च। नाम क्या है इनका? निंगयून जून फुक। क्या नाम है? निंगयून जुआन फुक। तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। इनके ऊपर काफी ज्यादा एंटी करप्शन के मामले थे, जनता काफी प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर यहां पे क्या है, कुछ काम का नहीं है। टर्की टू विजिट टर्की कैवस्लुगु टू विजिट नेटो पार्टनर यूएस अमिड ट्रबल टाइज। देखो टर्की क्या है, अभी आपको पता है फिनलैंड स्वीडन ज्वाइन करना चाहे थे, टर्की मना कर रहा था, फिर फिनलैंड ने मना भी कर दिया कि हम आपकी भाई शर्तें नहीं मान सकते हैं, तो वो टर्की वाला मैटर है यहाँ पे हो रहा है। गेटा थनबर्ग कैरिड अवे बाय पुलिस एट जर्मन माइन प्रोटेस्ट। ठीक है, कहाँ की है गेटा थनबर्ग? जर्मनी की है। इन अ लैंडमार्क शिफ्ट चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 2022। भारत की उम्मीद है कि 2022 में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हम बन जाएंगे। पॉपुलेशन चाइना की डिक्लाइन हुई है बाय 8,50,000 इन 2022। ठीक है, 10% से ऊपर जो है यहाँ पे नए किड्स का जन्म जो है वो ड्रॉप हुआ है, जो कि एक शॉकिंग आंकड़ा है। ये चाइना के लिए वैसे ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जब डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है ना पॉपुलेशन में, तो वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बट हाँ, भारत जनसंख्या में नंबर 1 पे पहुंचने वाला, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। डिजोकोविक गिवन वेलकम टू हिज रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया ओपन। कहानी आपको शायद पता हो, नहीं पता है बता देता हूं। नोवाक डिजोकोविक बहुत बड़े टेनिस के खिलाड़ी हैं। लास्ट ईयर जब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में जाने वाले थे, तब एक वहां पे क्राइसिस क्रिएट हो गई थी। इन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं ली थी। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल रूल था कि भाई अगर बिना वैक्सीन के आपको एंट्री नहीं देंगे। ये भी अपने जिद पे अटक गए, इन्होंने कहा हम तो नहीं लेंगे वैक्सीन। तो भाई हुआ ये कि इनको ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने के लिए मना कर दिया गया, और लास्ट ईयर ही डिडंट पार्टिसिपेटेड इन ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो अभी ये वापस से इस बार खेलेंगे, तो इसीलिए ये न्यूज यहाँ पे कवर है। अब आज हमने क्या क्या देखा? हमने डिजोकोविक के बारे में देखा, चाइना का पॉपुलेशन वाला देखा, कुछ फॉरेन न्यूज देखी। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट को यूएनएससी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। हमने यहाँ पे स्टैम्पीड्स के बारे में जाना, क्यों होती है, कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा था, कोलिजियम सिस्टम को बहुत डिटेल में देखा, अभी क्या क्राइसिस चल रही है वो हमने समझा। आप हमारे क्लैड यूजी 2024 के अवेंजर बैच में इनरोल कर सकते हैं चाहें तो। बहुत रिवोल्यूशनरी प्राइस है और बहुत टॉप लेवल का कंटेंट है, आप डेमो क्लासेस जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2025 के लिए विजेता बैच है भाई, क्या रिवोल्यूशनरी प्राइस है। चलिए ठीक है, आप इनके बारे में डिटेल एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। दिस इज इट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड 2 लाइन मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, हार जीत बात की बात है। क्लैट निकलेगा नहीं निकलेगा, या जो भी आपका एग्जाम आपने फोकस किया है निकलेगा नहीं निकलेगा, वो एक अलग बात है। फिलहाल आपका काम है मेहनत करना, उसमें कोताही मत करो। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।